वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं, जो ये वीडियो है वो जो मैंने प्रीवियस सीरीज़ चला रखी है, एक NHM CHO या फिर जो स्टाफ नर्सिंग के एग्जामिनेशन है उसके ऊपर बेस्ड है। 20 क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ और 20+ क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मगर क्लासेस या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आप अपने सजेशन भी मुझे कमेंट्स के रूप में शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इससे ज़रूर मिलते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है JSY स्टैंड फॉर। यहाँ पर JSY शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, इसका पूरा फुल फॉर्म ये पूछ रहा है। तो JSY का जो फुल फॉर्म है वो है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या फिर WHO जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो बेबी बर्थ के लिए जो प्रिपेयर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं उनको एक नाम दिया है, उसको बोला है जननी सुरक्षा योजना। तो इस क्वेश्चन में पूछा है JSY का फुल फॉर्म क्या है। तो जो JSY है, इसका जो फुल फॉर्म है वो जननी सुरक्षा योजना है और इसका जो गोल है वो है प्रेग्नेंट वीमेन की प्रेग्नेंट जो वीमेन है या फिर जो मदर है वो उनकी हेल्थ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उनकी हेल्थ को मेंटेन करना है, उनमें जो आने वाली कॉम्प्लिकेशन है उनको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, जिससे मदर और बेबी दोनों सेफ रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें पूछा है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट NTI इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर ये है, इंडिया के अंदर। नेशनल लेवल की बात हो रही है तो इनकी वो इंडिया के अंदर पूछ रहा है। तो जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट है वो बेंगलोर में है, इंडिया के अंदर। जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट है वो बेंगलोर में है। और ट्यूबरक्लोसिस क्या है, हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइज के कारण फैलता है। अगर कभी वाइवा में भी पूछा जाता है और प्रीवियस CHO क्वेश्चन में ये पूछा गया है NHM के अंदर, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप लोगों का आंसर होगा बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर इज़ लोकेटेड एट। इससे पहले जो पूछा था वो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट था, बट जो अभी ये क्वेश्चन है इसमें है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर। वो कहाँ स्थित है या कहाँ लोकेटेड है, तो वो है चेन्नई में। इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर दोनों अलग अलग हैं। अगर इंस्टीट्यूट की बात होगी तो बेंगलोर आंसर आएगा और अगर रिसर्च सेंटर की बात होगी तो आपका आंसर आएगा चेन्नई। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, हमारा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण ये फैलता है और स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि हमारे लंग्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। यानी लंग्स में प्रॉब्लम्स आती है, तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, कफिंग वगैरह ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है, फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्लासिकल डेंगू फीवर इज़ ट्रांसमिटेड बाय। जो क्लासिकल डेंगू फीवर है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, क्वेश्चन में पूछा है। तो ये वैसे मॉस्किटो के द्वारा होता है और जो मॉस्किटो है इसका नाम है एडस मॉस्किटो। इससे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है कि मलेरिया कौन से किससे फैलता है, तो आपने लिखना है एनाफिलीज से फैलता है, ठीक है। और डेंगू किससे फैलता है, हमारा एडस मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है। और मलेरिया से प्रिवेंट होने के लिए, मलेरिया से बचाव के लिए हमेशा ये गाइडलाइन दी जाती है कि जो भी अपने घर के आसपास कंटामिनेटेड वाटर को कलेक्ट ना होने दें और जो भी पानी है उसको ढक करके रखें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें प्लियोमॉर्फिज्म इज सीन इन। प्लियोमॉर्फिज्म में कंडीशन होती है, वो कौन सी डिजीज़ कंडीशन में देखने को मिलती है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो जो प्लियोमॉर्फिज्म है वो चिकन पॉक्स में देखने को मिलती है।
प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है ये जान लेते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में रैशेज, मैक्यूल, पैप्यूल क्या होती हैं, राइज हो जाती है या फिर देखने को मिलती है। अगर किसी ह्यूमन या किसी पेशेंट की बॉडी में मैक्यूल, पैप्यूल दिखते हैं आपको, तो उस कंडीशन को हम प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन बोलते हैं। तो जो ये कंडीशन है वो हमें कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलती है? चिकन पॉक्स में। ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिज्म इज सीन इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी बिलो। ये कह रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मतलब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितने से कम होना चाहिए इंसान की बॉडी में। तो जो ह्यूमन बॉडी में जो आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 200 mg/dl से कम होना चाहिए। dl का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेसीलीटर। तो आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी बिलो, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 200 mg/dl। अगर 200 mg/dl से अबव यानी ऊपर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल चले जाता है तो हमारे कंजस्टिव हार्ट डिजीज़ को कॉज करता है, कंजस्टेड हार्ट डिजीज़ को, और ये बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है इंडिया के अंदर डेथ रेट को इंक्रीज़ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़। आप लोगों ने जब ट्यूबरकुलिन ड्रग देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। जैसे उसमें एग्जांपल आता है रिफाम्पिसिन, है ना, एथाम्बिडोल। तो वो कह रहा है कि जो ये ऐसी कौन सी ट्यूबरकुलिन ड्रग है जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर नहीं देते हैं उसको, प्रेग्नेंट लेडी को। तो आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको हम लोग पेशेंट को नहीं देते हैं, मतलब पेशेंट नहीं, मतलब जो लेडी होगी प्रेग्नेंट लेडी उसको नहीं देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग। और रिफाम्पिसिन वगैरह दे सकते हैं। आइसोनियाजिड, सॉरी, एथाम्बिडोल जो मैंने पहले बोला था, थोड़ा बाई मिस्टेक निकल गया था मुँह से, आइसोनियाजिड वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि MHN यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो था वो कौन से सन में स्टार्ट किया था। तो जो ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो 1982 में स्टार्ट किया था। 1982 में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और जो ये क्वेश्चन है ये है हमारा MHN से, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से इसको लिया गया है। मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं लिया है मैंने। जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने वो क्वेश्चन लिया है जनरली, वो चाहे किसी के सब्जेक्ट का क्यों ना हो, चाहे वो MHN हो, MSN हो या फिर CHN हो या OBG हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंटल हेल्थ एक्ट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। इससे पहले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पूछा गया था और यहाँ पर है मेंटल हेल्थ एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कौन से सन में स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1987 में। 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट जो था वो स्टार्ट किया गया था। और इनका जो मेन गोल था, उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं पर्सन, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना और उनको बेटर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना। ये है एक्ट का और प्रोग्राम का उद्देश्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट स्टार्टेड इन। इससे पहले प्रोग्राम पूछा था, फिर एक्ट पूछा था और अब हेल्थ केयर एक्ट पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है कि आप लोगों से पूछा जाए जब कभी आप स्टाफ नर्सिंग का पेपर दे रहे हैं या कोई और अदर पेपर दे रहे हैं, तो पूछा जा सकता है आपकी को कि मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो रिसेंटली हुआ है ये स्टार्ट, 7 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। सेम मेंटल हेल्थ केयर नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेंटली इल पर्सन है उनकी हेल्थ की केयर करना। क्वेश्चन नंबर 11।
और क्वेश्चन नंबर 11 है बेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या हमारा एक इक्विपमेंट है, उसको डिसइंफेक्ट करने का सबसे अच्छा सल्यूशन क्या है वो ये बोल रहा है। तो ग्लूटाल्डिहाइड 2% सॉल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, एंडोस्कोपी को डिसइंफेक्ट करते हैं। और इवन सिर्फ एंडोस्कोपी नहीं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं जैसे लैरेंजोस्कोप हो गया, उसको भी हम लोग कौन से सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड 2% सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन को हम लोग NS के संग डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि नॉर्मल सलाइन के संग डाइल्यूट करते हैं। और जो ये डाइल्यूट सोल्यूशन होता है हमारा, वो हमारे 14 डेज़ तक अच्छा रहता है। 14 डे तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। 14 डेज़ के बाद ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। और जो ग्लूटाल्डिहाइड है वो हॉस्पिटल में इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल इज। OBG ऑब्स्टेटिक नर्सिंग, ये ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी से ये सब्जेक्ट लिया है फीटल स्कल से, और मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डायामीटर ऑफ फीटल स्कल। लॉन्गेस्ट, तो आंसर है इसका मेंटो वर्टिकल डायामीटर। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फीटल स्कल के अंदर हम लोग लॉन्गेस्ट डायामीटर की बात करते हैं तो मेंटो वर्टिकल डायामीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मेंटो वर्टिकल डायामीटर की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर होती है। आपको कंफ्यूज नहीं है ना, दोनों तरफ से आप प्रिपेयर रहें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ फीटल स्कल इज। इससे पहले क्वेश्चन लॉन्गेस्ट पूछा था, ये स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ फीटल स्कल इज बाईमेस्टॉइड डायामीटर, और इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों का डायमीटर आपको याद रखना है। तो लॉन्गेस्ट डायमीटर बता दिया मैंने आपको। अभी यहाँ पर स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट डायमीटर का नाम है बाईमेस्टॉइड डायमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। OBG से क्वेश्चन पूछा है, और OBG से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग OBG के हर मल्टीपल क्वेश्चन को देखते रहें, जो भी आप पढ़ते हो कभी भी, तो और नोट डाउन करते रहें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन बाय। ये भी OBGC से लिया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब बनता है कि जो फीटल है उसकी किडनी कितने टाइम में यूरिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मंथ, और अगर 3 मंथ को हम लोग कैलकुलेट करें वीक्स में तो 12 वीक्स आएगा। ठीक है, तो जब फीटल की जो किडनी है वो 3 मंथ यानी 12 वीक्स में क्या करती है, स्टार्ट करती है यूरिन को प्रोड्यूस करना। और ये OBG से लिया गया क्वेश्चन है, फीटल डेवलपमेंट वाली यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन बाय, करेक्ट आंसर है 3 मंथ मीन्स 12 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गोल्डन कलर अमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन। आंसर है RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये कह रहा है कि जो अमनियोटिक फ्लूइड है अगर वो किसी कारणवश गोल्डन कलर दिखाई दे, हम उसको एग्जामिन करें और वो गोल्डन कलर का दिखाई देता है, तो क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे। तो अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन है तो उस टाइम पर जो अमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होगा वो गोल्डन कलर दिखाई देने लगेगा। और RH इनकम्पैटिबिलिटी में ऐसा क्या होता है कि जो कलर है वो गोल्डन कलर में चेंज हो जाता है अमनियोटिक फ्लूइड का। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी में जो बिलीरुबिन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपर बिलीरुबिमिया को कॉज करता है, मतलब सिंपली ये कहना चाहता है। और जिसका सीधा असर कहाँ पड़ता है, हमारे अमनियोटिक फ्लूइड में। और जो अमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसे हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा। जो नॉर्मल अमनियोटिक फ्लूइड का कलर होगा वो हल्का पेल येलोविश होगा। पेल येलोविश इसलिए होगा वो क्योंकि उसमें जो फीटस है उसका यूरिन और उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा, मिक्स होगा, इसलिए।
नेक्स्ट बात करते हैं फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ, यानी जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स होते हैं या सप्लीमेंटेशन होते हैं वो किस चीज़ के रिस्क को कम करता है। तो जो ये फॉलिक एसिड सप्लीमेंट होते हैं वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करती है। जैसे कभी कोई कपल्स होते हैं, अगर वो कंसीविंग के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले उनको 1 मंथ पहले फॉलिक एसिड की टैबलेट सप्लीमेंटेशन क्या होती है स्टार्ट करवाई जाती है, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई भी केसेस, अगर कोई भी % केसेस हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है तो वो उससे प्रिवेंट कर सके बेबी को। ठीक है, तो जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट हैं वो क्या करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बेबी को प्रिवेंट करते हैं। और ये जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है वो जब कोई कपल्स सोचते हैं कंसेप्शन के लिए, कंसीविंग के लिए, तो उसे 1 मंथ पहले स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है तो सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है उसके, मैनिफेस्टेशन मतलब आप सिम्टम समझ सकते हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। आप सबको पता है जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है उसका इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूट्रस में। मगर जब किसी कारण जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट यूट्रस के अलावा किसी और रीजन में होने लग जाए, जैसे कोई और रीजन मतलब फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट में या एब्डोमेन कैविटी में होने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है या सबसे कॉमन सिम्टम क्या है। तो पेन इन एब्डोमेन, जो वीमेन होगी उसकी कंप्लेन होगी कि उसके एब्डोमेन में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने आपको बता ही दिया कि जब जो फर्टिलाइज्ड एग है, ओवा है, जब वो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो करके यूट्रस के आउटसाइड, और यूट्रस के आउटसाइड बहुत चांसेस होते हैं कि वो फैलोपियन ट्यूब में या फिर एब्डोमेन कैविटी में क्या होता है, इम्प्लांट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH। तो सबसे पहले देख लेते हैं APH का फुल फॉर्म। APH का फुल फॉर्म होता है एंटीपार्टम हेमरेज। तो वो कह रहा है कि अगर APH हो रहा है, एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो उसका कॉज क्या है, क्यों होता है वो। तो देखिए जो APH है मेनली प्लेसेंटल कॉज के कारण होता है। प्लेसेंटल कॉज के कारण 2 कंडीशन आती है, एक आती है एब्रैप्शो प्लेसेंटा और दूसरा आती है प्लेसेंटा प्रीविया। मगर अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो एब्रैप्शो प्लेसेंटा ज़्यादा कॉज करता है APH को एज कंपैरिजन देन प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अगर आप में ये लिखा है, कोई ऑप्शन में आता है एब्रैप्शो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, तो आपको एब्रैप्शो प्लेसेंटा में टिक करना है। मगर आप अगर क्वेश्चन सिर्फ प्लेसेंटा प्रीविया आता है और कोई अदर ऑप्शन आता है तो आपको उस टाइम पे प्लेसेंटा प्रीविया पे टिक करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH। APH का फुल फॉर्म आपको पता ही है। PPH का फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पूछ रहा है कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो इसका आंसर है यूट्राइन अटोनी। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो यूट्राइन अटोनी है वो कौन से वीमेंस में, कौन से मदर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्राइमी ग्रेविडा में या मल्टी ग्रेविडा में। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग प्राइमी ग्रेविडा में टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये मल्टी ग्रेविडा मदर में ज़्यादा देखने को मिलता है यूट्राइन अटोनी वाला केस, बिकॉज जो मल्टी ग्रेविडा मदर है वो 2 या 2 से अधिक बार बेबी को क्या कर चुकी होगी, बर्थ कर चुकी होगी, जिसके कारण जो उसका यूट्रस है उसकी टोनिसिटी क्या हो चुकी होगी, लॉस हो चुकी होगी या लूज़ हो चुकी होगी। तो इसी को ही बोलते हैं हम यूट्राइस अटोनी। तो ये प्राइमरी ग्रेविडा में नहीं बल्कि मल्टी ग्रेविडा मदर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये कॉज है हमारा PPH का, पोस्टपार्टम हेमरेज का। क्वेश्चन नंबर 20, यह है विटामिन A सोल्यूशन कंटेन। अगर हम विटामिन A का 1 ml का सोल्यूशन देखें तो उसमें कितना इंटरनेशनल यूनिट देखेंगे हम लोग, विटामिन A की इसमें होगी। तो विटामिन A के सोल्यूशन में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml हमें कंटेंट देखने को मिलता है। और आप सबको पता है कि विटामिन A की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, ज़ीरोफ्थैल्मिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस
विटामिन ए डेफिशिएंसी से हो सकता है या होता है। इसमें क्या होता है, हमारा विज़न लॉस होने लगती है। और विटामिन ए सोल्यूशन कंटेन इतना लिखा है, क्वेश्चन आएगा कि विटामिन ए के सोल्यूशन कितने इंटरनेशनल यूनिट होते हैं इसमें, तो आप लोगों ने लिखना है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो आप लोगों ने लिखना है ज़ीरोफ्थैल्मिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। नियासिन डेफिशिएंसी कैन कॉज, नियासिन डेफिशिएंसी कैन कॉज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नियासिन है वो है क्या। जो नियासिन है वो विटामिन B3 का केमिकल नेम है, और इसके डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिजीज़ हो रहा है ये पूछा गया है। तो नियासिन डेफिशिएंसी के कारण पेलेग्रा डिजीज़ कंडीशन अराइज होती है। और जो पेलेग्रा डिजीज़ कंडीशन है, इसमें हम 3D 4D सिम्टम्स को देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसी बुक में 4D दिया है और किसी में 3D देखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले है D से डिमेंशिया, फिर है डर्मेटाइटिस, और फिर है डेथ। ये क्या होते हैं, हमारे 3D साइन है नियासिन डेफिशिएंसी की। और जो नियासिन है वो क्या है, विटामिन B3 का केमिकल नेम है। और इसके कारण क्या होती है, हमारी पेलेग्रा जो डिजीज़ कंडीशन है वो देखने को मिलती है। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से शायद आप लोगों को वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है फोबिया इज़ अननेसेसरी फॉर्म ऑफ। जो ये फोबिया है वो किस चीज़ के अननेसेसरी, अगर हमें उस होने लग जाए, कोई चीज़ अननेसेसरी फॉर्म में होने लगे, तो वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका आंसर है फियर। देखिए, अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फियर लग रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फोबिया में। और कोई भी चीज़ अगर आवश्यकता से ज़्यादा अधिक हो जाए तो वो अननेसेसरी ही होती है। तो अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है, तो वो बाद में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, फोबिया में। ठीक है, और फोबिया क्या है, एक बहुत कॉमन इमोशंस है जो हर किसी इंडिविजुअल में देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो जो फियर है वो अननेसेसरी फॉर्म, जो फोबिया है वो अननेसेसरी फॉर्म है हमारे फियर का। और फियर क्या है, एक मोस्ट कॉमन इमोशंस है जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल में देखने को मिलता ही मिलता है। मगर जब ये फियर आवश्यकता से अधिक हो जाए, यानी अननेसेसरी फॉर्म में हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फोबिया कह देते हैं। बहुत टाइप के फोबिया होते हैं, एग्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 ये है IQ इज़ कैलकुलेटेड बाय। यानी कि हम जब IQ लेवल को चेक करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे। तो इसका एक फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि जो IQ है उसे हम कौन से फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जो फार्मूला होगा वो होगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और जो नॉर्मल IQ लेवल है वो क्या होता है, 17 नहीं 70। अगर 70 से थोड़ा कम किसी पर्सन का IQ लेवल है, तो दिस मीन्स दैट थोड़ा वो प्रॉब्लम करेगा इंडिविजुअल में। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए। आप लोगों से बस हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग अभी चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आइडियाज़ और अपने सजेशन भी मुझे देते रहें, मेरे संग शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू गाइस।